नमस्कार। तो हम इस विषय का दूसरे लेक्चर में आ चुके हैं। तो इस दूसरे लेक्चर में हम क्या समझेंगे, हमें समझना है कि पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्याओं के अलग अलग गुण होते हैं। ये गुण जान अगर हमें प्राप्त हो गया, हम अगर जान जाते हैं किसी भी चीज़ का गुण हमको अगर मालूम होता है तो बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याओं का गुण जानना ज़रूरी है। अगर इसका गुण मालूम रहेगा तो हम जहाँ कहीं भी पूर्ण संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे तो आराम से, बहुत ही आसानी से इनके गुणों के माध्यम से हम इनको अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, जब हम पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन्न सक्रियाओं को निकटता से देखते हैं तो उसमें अनेक गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब पूर्ण संख्याओं के विभिन्न विभिन्न तरह के इसमें संक्रियाएं होती हैं तो उसको अगर हम देख रहे हैं तो हमको मतलब हम ये ऐसा नहीं है कि गुण को कोई मतलब पहले से लाया है। हम इन संख्याओं में अलग अलग संक्रियाओं को देख के बताते हैं क्या क्या गुण हो सकता है इसके अंदर। इन गुणों से हमें इन संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता मिलती है। साथ ही ये गुण कई संक्रियाओं को बहुत सरल भी बना देते हैं। ठीक है, इन्हें कीजिए। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। देखिए, एक कुछ संक्रियाएं दिया गया है इसमें। ठीक है, इसको देख करके हमें समझना है कि पूर्ण संख्याओं का किस तरह क्या गुण हो सकता है। पहले कि आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेकर उन्हें जोड़ने को कहा जाए। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या दे देना है। आप अपनी कक्षा में ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने क्लास में जाइएगा, कक्षा में जाइएगा, अपने दोस्त के साथ जाइएगा तो किसी दोस्त को आप बोलिएगा कि तुम दो पूर्ण संख्या लो। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण पे दिया गया है, एक 7 है एक 8 है। तो एक कोई आपका प्रिय मित्र होगा, उसको बोल दीजिएगा कि 7 और 8 को जोड़ो तो कितना आता है बताओ, 15 आता है। अच्छा ठीक है, 15 आया तो क्या है, 15 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम दूसरा दूसरा मित्र को दे दिए कि हम तुम जोड़ो 5 और 5 कितना होगा, तो 10 आएगा। तो 10 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। फिर किसी मित्र को बोलेंगे 0 और 15 जोड़ो, कितना है, 15 पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको दो पूर्ण संख्या ही दे रहे हैं। पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं, पूर्ण संख्या दे रहे हैं। दो पूर्ण संख्या को जोड़ा जा रहा है तो देख हमें प्राप्त हो रहा है, दो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, यही चीज़ हमको देखना है। तो और इस तरह से बहुत अलग अलग संख्याओं का प्रयोग करके हम देख सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे पूर्ण संख्याओं को जोड़ करके देख सकते हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो हम जब भी जोड़ेंगे, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, हमेशा हमेशा क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। उसका योग क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 5 और युग्म को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 5 और युग्म जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 ही दिया हुआ है। तो इसके अलावा और 5 जोड़ के देखिए, क्या सदैव आप एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, योग जो आता है क्या वो सदैव पूर्ण संख्या ही आता है? क्या आपको पूर्ण संख्याओं का कोई ऐसा युग्म प्राप्त हुआ जिसमें योग एक पूर्ण संख्या नहीं है? तो आपने अगर ऐसा करके देखा होगा, आप या फिर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी जो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही आता है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं आता है। तो इसमें सवाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कैसे ऐसी कोई दो दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त करना संभव नहीं है, यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ऐसी दो का जिनका योग पूर्ण संख्या ना हो। तो कोई भी ऐसा पूर्ण संख्या नहीं है जिसका योग पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, चूंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समृद्ध है। देखिए, समृद्ध इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्लोज्ड बोलते हैं। समृद्ध कहने का मतलब यही हुआ कि किसी भी दो पूर्ण संख्या, आप कितना भी कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए। ठीक है, आप कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, दो पूर्ण संख्या, अगर उसको आप जोड़ रहे हैं तो हमेशा ही पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। तो ऐसी जो गुण है इसका, जो किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है, ऐसी गुण को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं समृद्ध। ठीक है, क्लोज्ड है, मतलब हम कहेंगे पूर्ण संख्या क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। ठीक है, यह पूर्ण संख्याओं के योग का समृद्ध गुण कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समृद्ध गुण। क्या पूर्ण संख्याएं का गुणनकन भी समृद्ध के अंतर्गत आता है? तो अब जगह यहाँ देखने से पता चला कि समृद्ध का मतलब क्या होता है, समृद्ध गुण क्या कहलाता है। तो वो किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो क्या होता है, समृद्ध गुण होता है, उसका समृद्ध होता है। उसी प्रकार क्या गुणन जो होता है, अगर किसी भी दो पूर्ण संख्या को हम लोग गुणा करेंगे तो वो भी समृद्ध गुण प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, क्या अंतर्गत आएगा, समृद्ध गुण के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा?
तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण 3 उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि 7 को 8 से गुणा किया गया तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 को 5 से गुणा किया गया तो क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 को 5 से 15 से किया गया, 0 आ रहा है, तो पूर्ण संख्या। ये सब मतलब हम यहाँ पे जितना उदाहरण दिया हुआ है उसके हिसाब से जो भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन किया जा रहा है तो उसका क्या आ रहा है, उसका गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, वो भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप खुद से और पूर्ण संख्याओं का गुणन कर सकते हैं, और जितना मन करे आपको अगर मन नहीं भरता है जब तक कि कुछ दूसरा चीज़ ना आ जाए तब तक आप करते रहिए। लेकिन कभी आपको पूर्ण संख्या के अलावा कोई अलग अलग संख्या नहीं आएगा। हमेशा ही गुना करने के बाद भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा आपको, अगर 2 पूर्ण संख्या को आप गुना कर रहे हैं तब। ठीक है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंदर समृद्ध है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो गुणन है वो किसके अंदर अंतर्गत है, समृद्ध के अंतर्गत है। ठीक है, समृद्ध गुण क्या होता है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती है। तो यहाँ से हमें 2 उदाहरण हमने देखा, उससे क्या हमें पता चला, 2 उदाहरण के माध्यम से हमें पता चला कि पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे या फिर गुणन करेंगे, दोनों किसके अंतर्गत होती है, समृद्ध गुण के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समृद्ध गुण के अंतर्गत आती है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। पूर्ण संख्याएं व्यकलन। देखिए, पूर्ण संख्याओं को अगर व्यकलन करेंगे, अगर 2 पूर्ण संख्या ले लेना, व्यकलन का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। जैसे कि एक पूर्ण संख्या से दूसरे पूर्ण संख्या को अगर हम घटाना चाहें, उसको सब्सट्रैक्ट करना चाहें, ठीक है, तो क्या वो समृद्ध के अंतर्गत आएगा कि नहीं, समृद्ध गुण जो है उसके अंतर्गत आएगा कि नहीं। चलिए 2 उदाहरण मतलब 1-2 उदाहरण लेके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए व्याकरण को इस प्रकार हमने किया है कि 6 से हमने 2 घटाया, 2 को घटाया तो 4 आया। ठीक है, यह एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 7 से 8 को घटाया तो 7 से 8 को जब घटाया जाएगा तो क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या ये नहीं आएगा। ठीक है, 7 से 8 को घटाया जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ऐसे हम देखेंगे तो 7 से 8 घटाने पे माइनस है, मतलब एक कम पड़ जाता है। 7 से 8 घटाने पे एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का व्यकलन जो होता है, घटाव जो होता है, वो किसके अंतर्गत नहीं आता, समृद्ध नहीं होती, वो समृद्ध के अंतर्गत नहीं होता है। तो व्यकलन जो होता है घटाव समृद्ध के अंतर्गत नहीं होता है। तो ये भी एक गुण है कि व्यकलन जैसे गुण हमने देखा था कि योग और गुणन जो होता था वो समृद्ध के अंतर्गत आता था, लेकिन घटाव समृद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं हुआ होगा, मतलब अच्छी तरह से नहीं समझ में आया होगा, तो इसको आप बहुत सारे पूर्ण संख्याओं का व्यकलन कर सकते हैं, करके देख सकते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि व्यकलन जब किया जाता है 2 पूर्ण संख्याओं का तो क्या आता है, पूर्ण संख्या नहीं आता है, मतलब वो समृद्ध के अंदर नहीं आता, समृद्ध गुण के अंदर नहीं आता है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। अब हमें देखना है विभाजन करना। हमने योग करके देखा, गुणन करके देखा, व्यकलन करके देखा। अब हमारी बारी क्या है, अब विभाजन करके देखना है हमें। ठीक है, तो विभाजन करते हैं। जैसे कि हम 2 पूर्ण संख्या को ले लिए हमने ले लिया है, 8 को 4 से विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्राप्त होता है, ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन हम 5 को 7 से जब विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 5/7, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि 2 पूर्ण संख्या का विभाजन पूर्ण संख्या नहीं आता है। मतलब क्या हुआ कि ये समृद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ हमें प्राप्त हुआ, 2 चीज़ समृद्ध के अंतर्गत आता है, गुणनफल और योगफल किसके समृद्ध के अंतर्गत आता है, जबकि व्यकलन और भाग विभाजन जो होता है वो समृद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर और जांच करना होगा तो और उदाहरण लेके जांच कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पूर्ण संख्याएं लीजिए, जितना मन करे उतना बार कीजिए, लेकिन आप करके देखिए, पुष्टि करके देखिए कि मतलब ये जो कथन है इसमें जो कहा गया है वो सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि शून्य द्वारा किसी भी चीज़ का विभाजन किया जा सकता है कि नहीं। क्या शून्य द्वारा किसी भी चीज़ को हम लोग विभाजित कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को विभाजित करने का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, 8 को हम 2 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, हम 8 से 2 को इतना बार घटाना है जब तक क्या शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ में से देखिए 8 में से 2 को बार बार घटाइए। जैसे कि एक बार हमने क्या किया, 8 से 2 को घटाया तो कितना आया, 6,
फिर 6 को फिर से 6 से फिर से 2 को घटा दिया तो 4 आया, 4 से फिर 2 को घटाना है, तो जितना आएगा उसको 2 घटाते जाना है, उससे माइनस करते जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं 4 बार में 0 आता है, तो हम बोलेंगे कि 2 जो है 8 को कितने बार में विभाजित करता है, 4 बार में, 4 खंडों में बांट देता है, 4 खंडों में विभाजित कर देता है। तो कितनी बार घटाने पर हम 0 तक पहुँचते हैं, 4 बार। ठीक है, इसीलिए हम 8/2 को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं कि 8 को हम 2 से विभाजित किए तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब इसी विधि का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि 24 को किससे विभाजित करना है, 8 से, और 16 को किससे विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है। अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, यहाँ तो तक ठीक है कर लेंगे, लेकिन आइए अब हम 2 को 0 से विभाजित करके को ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। तो ठीक है, तो 2 से हमने 0 घटाया तो कितना आया, 2 आया, 0 नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, एक बार में किए, फिर जो 2 से हमने 0 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। फिर 2 से हम 0 घटाएं, फिर 2 प्राप्त हुआ। फिर 2 से 0 घटाया तो 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमको क्या होगा कि कभी 0 प्राप्त नहीं होगा। कितना बार भी हम आप ये घटाव कर लीजिए, लेकिन 0 प्राप्त नहीं होगा। तो प्रत्येक बार घटाने पर हमें पुनः 2 प्राप्त होता है। क्या यह प्रक्रिया कभी समाप्त होगी, नहीं। ये जो प्रक्रिया है, किसी भी चीज़ से आप 0 घटाइएगा तो जो संख्या है वही आता है। ठीक है, तो ये संख्या कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि 2 से 0 घटाइएगा तो 2 आ रहा है, तो फिर 2 से 0 घटाना, फिर 2 आ रहा है, तो 0 0 0, तो कभी आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2/0, अगर 2 को आप 0 से भाग दे रहे हैं तो ये परिभाषित नहीं है। हम यही कहते हैं कि ये परिभाषित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो इसका प्रूफ जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगला उदाहरण, और एक उदाहरण देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 7 एक संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसको हमने क्या किया है, 0 से भाग करने का कोशिश किया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी को भाग करते हैं तो मान लीजिए कि 7 को हम 0 से भाग दे रहे हैं, तो क्या करना है, 7 से हमको 0 को घटाते जाना है। कब तक घटाना है, तब तक घटाना है जब तक इसका घटाव जो शेष है 0 ना बचे। जैसे कि 7 में से 0 घटाए तो 7 आया, लेकिन अगर यहाँ पे 0 आता तब हम बोलते हैं कि ये विभाजित हो गया पूर्ण रूप से, लेकिन नहीं हुआ विभाजित, 7 आया। फिर से हम 0 से घटाएंगे, 7 से 0 घटाएंगे, फिर देखें 7 आया, फिर से 7 से 0 घटाएंगे। ये प्रक्रिया हमको करते रहना है। कितना बार हम, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये आप 1000 बार, 2000 बार, 1 लाख, 100 करोड़, कितना बार भी कर लीजिए, लेकिन आपको कभी 0 प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 7/0 क्या है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। तो किसी भी पूर्ण संख्या को आप अगर शून्य से विभाजित करने की कोशिश कीजिएगा तो वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो हमेशा आपसे अगर कभी सवाल पूछा जाएगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करके बताओ, तो आप वहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा उत्तर लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या, जैसे कि पूर्ण संख्या है, वो क्या है, 0 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि ये पूर्ण संख्या 0 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है योग और गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता पढ़ना है, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहीं तक था। ठीक है, समृद्ध गुण के बारे में अभी तक हम लोग कौन कौन सा चीज़ समृद्ध गुण के अंतर्गत आते हैं वो हमने देखा था। हमने योग करके देखा पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का गुणनखंड करके देखा, पूर्ण संख्याओं का व्याकलन करके देखा, पूर्ण संख्याओं का विभाजन करके देखा। तो हमने देखा कि जब 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकाला जाता है तो वो क्या होता है, समृद्ध गुण के अंतर्गत आते हैं। समृद्ध गुण क्या होता है कि जब भी किसी 2 पूर्ण संख्याओं पर कुछ भी किया जाए, जैसे गुणा किया जाए या फिर जोड़ किया जाए, तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो उसके दोनों का जो योग है किसके अंतर्गत आएगा, समृद्ध गुण के अंतर्गत आएगा। दूसरा चीज़ हमने क्या किया करके देखा था, गुणन करके देखा था। गुणन में भी क्या होता था कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या ही आता था, मतलब वो भी समृद्ध गुण के अंतर्गत आता है। लेकिन व्याकलन में ऐसा नहीं होता है। व्याकलन क्या होता है, समृद्ध गुण के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जब भी 2 पूर्ण संख्याओं का व्याकलन किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पूर्ण संख्या प्राप्त हो। कभी पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, कभी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वो समृद्ध गुण के अंतर्गत नहीं आता है। हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए उसके लिए। अब अगला हम क्या करके देखा, भागफल करके देखा, भाग करके देखा। तो भाग में भी हम देखे, उसमें भी हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। जब 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल निकाला जाता है तो कभी पूर्ण संख्या आता है, कभी नहीं आता है, तो वो भी समृद्ध गुण के अंतर्गत नहीं आएगा।
ठीक है।